चाहिए। और यदि आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो आप धीरे धीरे सही निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। और इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा के कह दूं या तीसरी विशेषता कह दूं, वो है संतुलन पैदा करने वाली मानसिकता, या जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग माइंड। एक बेसिक बात हमेशा समझ लीजिए कि नैतिकता की दुनिया में कोई भी अति प्रायः अच्छी नहीं होती है। अंततः आपको बीच के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और ऐसा बीच का रास्ता जो उस स्पेस टाइम में, उस देश काल में सबसे उपयुक्त हो। आज से 500 साल पहले किसी व्यक्ति ने जो रास्ता ढूंढा होगा वो उसके स्पेस टाइम में बेस्ट रहा होगा। आज क्योंकि हम 500 साल आगे आ गए हैं तो हमारा स्पेस टाइम हमसे ज्यादा उम्मीदें करता है, तो हमारे निर्णय थोड़े से अलग होंगे, लेकिन वो निर्णय भी अंततः उसी बैलेंसिंग माइंड से होंगे जो पहले भी था। पर पहले की सिचुएशंस अलग थी, उन सिचुएशंस में आप बैलेंस वैसा नहीं कर सकते थे। इसको यूं समझें, जैसे होमोसेक्सुअलिटी की बात करें। होमोसेक्सुअलिटी ऐसा तो है नहीं कि 21वीं सदी में शुरू हुई हो। जब से मानव समाज दिखता है तब से होमोसेक्सुअलिटी के इंस्टांसेस भी दिखते हैं। अगर ऐसे इंस्टांसेस समाज के हर दौर में थे तो भी हमारे इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग मिले जहां किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने, जहां किसी न्यायपालिका ने, न्यायिक संस्था ने उस वर्ग के मूल अधिकार का समर्थन किया हो। नहीं किया। दिमाग में आता होगा, लेकिन उस स्पेस टाइम में इतना स्कोप नहीं रहा होगा कि ऐसी बात कही जा सके। आज मॉडर्निटी का समय है, आधुनिकता के समय में क्या होता है कि व्यक्ति को जितना स्पेस मिलेगा उतना हम नैतिकता के बिंदु पर आगे बढ़ेंगे, ये मान्यता है। तो व्यक्ति की निजता जब तक वो समाज को चोट ना पहुंचाती हो तब तक उसका सम्मान करने में कोई बाधा नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही, इसी निर्णय में कही कि हम उसी समाज को सबसे ज्यादा सभ्य समाज मानेंगे जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्पेस देगा पर्सनल फ्रीडम का, जब तक कि उसका स्पेस समाज के स्पेस पर हावी ना होता हो, उसे चोट ना पहुंचाता हो। ये हम आज कह पा रहे हैं, और आज से 500 साल के बाद हम कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो आज भी नहीं कह पा रहे हैं। सीधी सी बात है। तो नैतिकता समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल होगी, बढ़ेगी, लेकिन आज का समझदार व्यक्ति भी बैलेंस करेगा। पहले वाला भी कर रहा था, भविष्य का भी करेगा। तो जब भी कोई सिचुएशन आए, एक तरफा मत जाइए, उस तरफ मत भागिए, देखिए कि उनके बीच का सही रास्ता क्या होगा। इसलिए एक बैलेंसिंग माइंड एथिकल क्वेश्चंस में सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। एक बेसिक सी बात है। 2 शब्द और आपको मैं बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। ये शब्द मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले सुना है या नहीं सुना है। नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। कॉन्टिन्यूम, CONTINUM। कॉन्टिन्यूम के लिए हिंदी में सातत्य शब्द चलता है आमतौर पर। सातत्यवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं, सातत्य मूलक दृष्टिकोण कह सकते हैं। और कुछ ना सूझे तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच ही लिख के आइएगा परीक्षा में, इसमें कोई समस्या नहीं। कुछ ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में हूबहू लिखने में भी दिक्कत नहीं होती है। कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले एक शब्द और पढ़ेंगे। वो शब्द है डाइकोटमी। ये भी एक तरह की अप्रोच का नाम है, डाइकोटमी, DICHOTOMY। डाइकोटमी के लिए हिंदी में शब्द आता है द्वैध मनोवृत्ति। ये वो अप्रोच है जो आमतौर पर बच्चों के दिमाग में बचपन से बैठ जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक खास अप्रोच से किसी दूसरी दुनिया के प्रश्नों को समझ ही नहीं सकते। यूं समझे कि आप गणित वाले माइंडसेट से इथिक्स को नहीं समझ सकते, और इथिक्स वाले माइंडसेट से गणित को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गणित में हर बात का निश्चित उत्तर होता है और एथिक्स में किसी भी बात का निश्चित उत्तर नहीं होता है। अगर आप गणित के माइंडसेट से एथिक्स के सवाल सुलझाने चाहें और आप चाहें कि हर सवाल का सटीक जवाब मिल ही जाए, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एथिक्स के प्रश्नों को एथिक्स के दिमाग से पढ़ा ही नहीं, गणित के दिमाग से पढ़ा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उस विषय के लिए कैसा दिमाग चाहिए हमें।
और ये दो शब्द क्या कहते हैं? डाइकोटमी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटकर देखने की आदत, ये हम सबकी शुरू से बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा या बुरा, तो एक हो सकता है कि वो गुड है, एक हो सकता है कि वो बैड है। ये हमारा सामान्य तरीका है बात करने का। कैसा आदमी है? ईमानदार है कि भ्रष्ट है? अरे ईमानदार है। नहीं, वो भ्रष्ट है। तो गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, करप्ट है। फिर साहसी है कि डरपोक है? आप कहेंगे यार वो तो बड़ा डरपोक आदमी है, पर वो साहसी आदमी है। तो करेजियस है या कॉवर्ड है, साहसी है कि डरपोक है? हम ये नहीं समझ पाते कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करने से ज्यादा अपना करवा रहे होते हैं। अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 1 पाई गई है। 1.5 थे लेकिन 1 बचा फाइनली। ये बात सही है। तुम नाराज क्यों रहते? थोड़ा प्यार से बात कर लो भाई। मुझे हरा के क्या पाओगे तुम? पैरामीटर क्या, ये तो बताओ पहले। ऐसे इसी बात को प्यार से बोलो फिर से। अच्छा, आवाज ही ऐसी है। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कुछ। कोई बात नहीं, मुझे लगा सीखा है, मुझे लगा आप गुस्से में है। कोई बात नहीं, तो ठीक है। मैं कोई पैरामीटर बताने के मूड में नहीं हूं। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप में से कितने लोग अच्छे हैं, वो हाथ खड़ा कर लें। देखिए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, एक ने किया था, उसने भी समझ लिया कि ठीक नहीं है माहौल। अच्छा, एक का हाथ भी ऊंचा है। और आप में से कितने लोग खराब हैं, बुरे हैं, वो हाथ खड़ा करें। इस पे भी कोई नहीं हुआ। अच्छा, आप में से कितने लोग साहसी हैं, वो हाथ खड़ा कर लें। हाँ, इसमें कई लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, साहसी हैं। और कितने लोग डरपोक हैं, वो हाथ खड़ा करें। एक ने भी नहीं किया। और ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारे हैं जो हाथ भी खड़ा नहीं कर पा रहे। भाई, जिन्होंने साहसी में नहीं किया उन्हें करना चाहिए था, पर एक भी नहीं कर पा रहा। ये साबित कर रहा है कि वो डरपोक हैं। इतने हैं कि हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन हाथ नहीं खड़ा कर रहे। कोई बात नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक चोरी नहीं की है? 1, 2, 3 लोग हैं, 4 हैं। करीब 550 में से 4, 5 हो गए हैं। तो करीब 550 में से 5 ऐसे लोग मिले जिन्होंने आज तक चोरी नहीं की है। 99 कुछ प्रतिशत चोर बैठे हैं यहाँ पर। इसका मतलब यही मतलब हुआ ना इस बात का। और क्या मतलब है इस बात का? यही तो मतलब है। हाँ, ये भी है कि इन 5 को शायद याद ना हो। संभावना है कि भूल गए होंगे, ऐसा हो सके। तो क्या पेंसिल टॉफी वॉफी तो चुराई ही होगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि ना चुराई। चोरी का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के किसी संसाधन को बिना उसकी सूचना के चुपचाप गायब कर लेना। और यदि आपने किसी बच्चे की टॉफी भी चुराई है तो चोरी ही वो की ही होगी। अब देखिए कितना मुश्किल हो गया। आप में से कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अच्छा केवल एक व्यक्ति मिला है। और बुरा नहीं मानना है, हमें समझना है चीजों को, है ना। और नीति शास्त्र का सिद्धांत ये भी है कि अच्छा व्यक्ति खुद को अच्छा नहीं कहता है। भाई, जो व्यक्ति अच्छा होगा वो खुद को अच्छा कैसे कहेगा? अच्छा तो खुद को कहना अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी एक समस्या है। बुरे में कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा। इसकी मूल समस्या वही है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना। जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो दूसरों के बारे में इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? और एक कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील सबसे बड़ा है। अपनी 50 गलतियों को ढकने के लिए आप ऐसे ऐसे तर्क देंगे, अरे ये हो गया था ना, मजबूरी हो गई थी ना, इसलिए ऐसा हो गया था, बेसिकली मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। और दूसरा व्यक्ति करे तो कोई कंडीशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, आप तुरंत फतवा जारी कर देंगे कि नीच था ही। पहले पता था मुझे, इसकी नीचता देखो सबको दिख गई है, मैं तो पहले जानता था। दूसरों के मामले में तुरंत जजमेंट, हड़बड़ी से जजमेंट, अपने मामले में लंबी वकालत।
क्योंकि पैरामीटर्स अलग अलग हैं, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग है। और एथिक्स की प्रॉब्लम यहीं से आती है। डाइकोटमी के माइंडसेट से आप एथिक्स को नहीं समझ सकते। अब जैसे ही आप ये समझेंगे तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगर मैं पूछूं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, तो हम पाएंगे हम सब व्यक्ति अच्छे और बुरे हैं। अच्छे या बुरे नहीं हैं, अच्छे और बुरे हैं। हम सब में अच्छाई का भी एक खास अनुपात है, बुराई का भी एक खास अनुपात है। वो अनुपात भी स्थिर नहीं है, वो भी चेंज होता रहता है। किसी क्षण में अच्छाई का अनुपात हावी हो जाता है, किसी क्षण में बुराई का हावी हो जाता है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि राम और रावण बाहर थोड़ा है, राम और रावण दोनों अंदर हैं। बाहर के राम ने रावण को हराया, इससे बहुत खुश मत हो। अंदर के राम ने रावण से संघर्ष किया या नहीं ठीक से, असली सवाल तो ये है। और हम सबके अंदर राम भी है, रावण भी है, उनका संघर्ष हमेशा होना है। और इस संघर्ष में आप पाएंगे कि सही उत्तर ये नहीं है कि व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। सही उत्तर ये है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये काफी अच्छा है, ये अच्छा है, ये औसत रूप से अच्छा है, ये अच्छा है किंतु फिसल जाता है, ये थोड़ा सा बुरा है, ये काफी बुरा है, ये बहुत ही बुरा है, ये तो नीच है, ये महानीच है। ऐसे करते करते आप पाएंगे बहुत सारे लेयर्स बनेंगे, बहुत सारे लेवल्स बनेंगे, जिसमें एक तरफ अच्छाई का क्रम बढ़ता जाएगा, एक तरफ बुराई का क्रम बढ़ता जाएगा। और सब व्यक्ति अच्छाई बुराई की अलग अलग परसेंटेज हैं कि ये 75% अच्छा है, 25% बुरा है, इसका 95 चल रहा है, इसका कल 51-49 था, आज 48-52 हो गया है, तो यही चलेगा ना। और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि उत्तर एब्सोल्यूट नहीं है, ये उत्तर नहीं है, उत्तर बीच में एग्जिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच। अच्छाई से बुराई की जो यात्रा है, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, यानी दोनों एक्सट्रीम्स पर दुनिया में एक भी सैंपल नहीं है। आप दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति ढूंढ लीजिए, उसमें 5 कमियां ढूंढ लेंगे। नीच से नीच इंसान ढूंढ लीजिए, उसमें 2-4 अच्छाइयां मिल ही जाएंगी आपको। ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई के इस कॉन्टिन्यूम, इस स्केल में अलग अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। और यही आनुपातिक अंतर एथिक्स में समझने होते हैं। और ये बात केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं है, ये फैसलों के बारे में भी है, निर्णयों के बारे में भी है। कोई भी निर्णय 100% सही नहीं हो सकता, कोई भी निर्णय 100% गलत नहीं हो सकता। कोई कृत्य यानी कि एक्ट पूरा सही, कोई एक्ट पूरा गलत नहीं हो सकता है। उन सब के बीच में आपको हल्के हल्के वेरिएशंस देखने होंगे। और जिस दिन आपका माइंडसेट ये चेंज हो गया ना, अच्छा बुरा फतवा जारी करने की बजाय अच्छाई और बुराई के अनुपात पर ध्यान देने लगे, तुरंत फैसला करने से बचने लगे, तो आप एथिक्स को पढ़ने, समझने और सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बेहतर जज पहले की तुलना में हो जाएंगे।